दोस्तों, बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव अप्रैल में है, लेकिन जो राजनीति की जो पिच है, जो ग्राउंड है, उस पर जो बैटिंग हो रही है, एक तरफ से अमित शाह की और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी की, ये बैटिंग पूरा माहौल गर्म कर दिया। पूरा बंगाल इस समय इस बैटिंग को देखने के लिए उतावला है। रिजल्ट क्या आएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अमित शाह वो कर रहे हैं जो एक समय कांग्रेस करती थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अमित शाह अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जो उस समय अपमान हुआ था, शायद उसका बदला ले रहे हैं। अमित शाह अटल जी की उस बात को सच साबित कर रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा होगा कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी ही सरकार होगी। हम साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाए, सरकार हमारी होगी। अमित शाह अटल जी की उस बात को साबित कर रहे हैं जब अटल जी ने कहा था कि आज आप हमारे ऊपर हंस रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया, पूरा देश आप पर हंसेगा। अमित शाह उसी पग पर आगे चल रहे हैं। आज के इस प्राइम टाइम में आपको बताएंगे कि बंगाल का जो बदलता राजनीतिक माहौल है वो कैसा है, और वहीं एक और खबर बताएंगे कि शुभेंद्र अधिकारी ने कैसे ममता बनर्जी को एक नोटिस दे दिया है और सिर्फ 72 घंटे में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या बोली थी ये भी आज आपको इस प्राइम टाइम में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आइए इस पूरे प्राइम टाइम को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक विश्लेषण है और ये विश्लेषण मेरे द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कहीं से मैं लेकर आता हूं, नहीं, जो पूरी रिपोर्ट्स आती है पूरे दिन की, उस रिपोर्ट्स को हम तैयार करते हैं। अब आइए खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान चरम बिंदु पर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श से जुड़ी फर्म आईपैक के दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के छापे को मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार पीएम मोदी को चुनौती दे रही है, अमित शाह को चुनौती दे रही है, ईडी को चुनौती दे रही है। और वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा ईडी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख के घर पर छापा डालकर पार्टी का आंतरिक डाटा जब्त करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरे के बाद ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि अगर हम चाह लेते आप कोलकाता के होटल से बाहर नहीं निकल पाते। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पार्टी के मुद्दे स्पष्ट किए, सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की तथा कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जो अमित शाह की शैली है। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की तरह बंगाल में भी सरकार बनाने का संदेश देते हुए भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की राजनीति के स्थान पर विकास, विरासत और गरीब कल्याण की मजबूत सरकार बनाने का संकल्प बंगाल की जनता में दिखाई दे रहा है। और वो ये सब करते हुए आ रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब चीजें करेंगे, बंगाल को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे, बंगाल को ये करेंगे, वाइब्रेट गुजरात की तरह बंगाल को भी बनाएंगे। जो बंगाल आजादी के बाद सबसे विकसित राज्य था वो पीछे कैसे हुआ, इन सब चीजों को लेकर अमित शाह चर्चा करते हुए आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो देश की हमारी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बंगाल से हुई थी, आप जानते हैं क्या? लेकिन आज वह शून्य पर है और 34 वर्षों तक शासन करने वाला वाम मोर्चा भी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सका। इसके विपरीत भाजपा 41% मतों और 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही 2019 की तुलना में भाजपा की सीटें घटी हों, लेकिन 39% मत और 12 सीटें यह दर्शाती हैं कि तृणमूल कांग्रेस के समांतर उसका एक ठोस जनाधार विकसित हो चुका है। ऐसे में यदि भाजपा इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रही है तो उसे केवल अतिशयोक्त कहकर आपको खारिज नहीं करना है। जी हाँ, आपको ये नहीं कहना है कि भाजपा बस दावे कर रही है।
आपको अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ नहीं आना है, बल्कि उसमें गहन चर्चा करना है। क्योंकि भाजपा इसी तरह और इसी आत्मविश्वास के साथ 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से बहुत पीछे रह गई थी। बंगाल में 2021 के मुकाबले आज राजनीतिक माहौल काफी बदल चुका है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की घटनाओं का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी क्रिकेटर को आउट कराना हो या अलग अलग मुद्दे पर जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, उस पर हमारे देश में बहुत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि सीमावर्ती राज्य होने के कारण बंगाल पर असर और अधिक है। बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता तथा भाजपा विरोधी वामपंथी सोच रखने वाले मतदाताओं का बड़ा वर्ग तृणमूल कांग्रेस की शक्ति रहा है। और वही माना जाता है कि या तो मुस्लिम मतों में गहरा विभाजन हो या हिंदू मतों का व्यापक ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो, तभी वहां सत्ता परिवर्तन संभव है। सरकार के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने वाली तृणमूल बांग्लादेश में विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा पर न तो तीखे बयान दे रही है, न तो कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के बाहर पकड़े गए घुसपैठियों के पास 24 परगना क्षेत्र के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मिलने से प्रमाणित हुआ है। वाम मोर्चा और फिर ममता सरकार के दौरान बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है। और वहीं एसआईआर के दौरान भी कई घुसपैठिए कहते हुए आए कि लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। उन्होंने मतदान करने की बात की भी स्वीकार की। यह स्थिति 2021 में नहीं थी। इसके बावजूद ममता बनर्जी का इस तथ्य से इंकार करना और गृह मंत्री अमित शाह से यह प्रश्न करना कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला क्या आपने करवाया, केवल भाजपा के कट्टर विरोधियों को ही स्वीकार हो सकता है। सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जुड़ी है और पहलगाम उसी का हिस्सा था। बंगाल की सीमा पर सख्त घेराबंदी कर घुसपैठ को रोका जा सकता है। और वहीं अमित शाह ने भी कहा कि एक ऐसी घेराबंदी की जाएगी कि एक भी घुसपैठिया प्रवेश न कर सके। मुस्लिम मतों को एकजुट करने के प्रयास में ममता वही कदम उठाती दिख रही हैं जिनका वे वामपंथी शासन के दौरान विरोध करती रही थी। बांग्लादेश में गैर मुस्लिम विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा और बढ़ते कट्टरवाद ने हिंदू वोटर्स को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। इसी पृष्ठभूमि में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी की नींव रखने और वहां हर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने, साथ ही भारी धनराशि के प्रवाह ने भी हिंदू वोटर्स में पुनर्विचार की भावना को जन्म दे दिया है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ चले तो ममता बनर्जी ने स्वयं को निष्ठावान हिंदू दिखाने के लिए मंच से चंडी पाठ किया था। इस बार भी चुनाव से पहले दुर्गा आंगन और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर निर्माण की घोषणा के संकेत दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि बदलते हुए राजनीतिक माहौल का आभास ममता बनर्जी को हो चुका है। हिंदू मतों के बड़े पैमाने पर भाजपा की ओर जाने से रोकने के लिए वे आंशिक ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रही है। ममता सरकार के दौरान सामने आए सत्ता पोषित भ्रष्टाचार के मामले, विरोधियों का दमन, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर संदेश खली तक महिलाओं के शोषण के आरोप, कट्टर मुस्लिम को बढ़ावा देना, बेरोजगारी, पलायन और विकास की धीमी गति जैसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। इसी कारण इस बार भाजपा उसे कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। अब एक और खबर की तरफ चलते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक गैर कानूनी नोटिस भेजा था। इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। शुभेंद्र अधिकारी ने उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि अगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती हैं तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंद्र अधिकारी कोयला तस्करी मामले में शामिल है। कोयला घोटाले का पैसा शुभेंद्र के जरिए अमित शाह तक जाता है। आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में 8 फरवरी को आईपेक कार्यालय में ईडी की छापेमारी के विरोध में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी उन्होंने किया था। इसके बाद शुभेंद्र अधिकारी ने क्या कहा, आइए अब आपको बताते हैं।
उन्होंने कहा कि आज सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश में मेरे खिलाफ बिल्कुल निराधार मानहानि आरोप लगाए। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोयला घोटाले से जोड़ा। ये लापरवाह बयान व्यक्तिगत अपमान से भरे हुए बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिए गए। ऐसे निराधार दावे न केवल मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी कम किया। आज मैं उन्हें नोटिस भेजा है जिसमें उनसे 72 घंटे के भीतर सभी सबूत मांगने की मांग की है। अगर वे ऐसा करने में विफल रही तो मैं मानहानि का दावा केस करूंगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की तलाशी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जबरन अहम दस्तावेज ले जाने के आरोप में 28 पेज की याचिका दायर की थी। 9 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में सुनवाई होनी थी। जज के पहुंचने से पहले ही कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा हो गई। जज ने कोर्ट रूम खाली करने के लिए 5 मिनट दिए और कहा कि जिन वकीलों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है वे बाहर चले जाएं। इसके बाद वकील आपस में भिड़ गए और हंगामा होने लगा। धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। परेशान होकर जज ने सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी और बाहर निकल गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने रैली में और क्या क्या बोला था आइए आपको बताते हैं। जो ममता बनर्जी ने रैली किया था उसमें क्या क्या बोला था आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है, वह अमित शाह के सहकारिता विभाग के सचिव थे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्ञानेश कुमार वोट गायब कर रहे हैं तो मैं चुप क्यों रहूं। फिर दूसरा शब्द उन्होंने ये बोला था, अगर वोटर के अधिकार छीने जाएंगे तो मैं आपके अधिकार छीन लूंगी। टीएमसी सांसदों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते समय बेरहमी से पीटा गया, सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। और फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि वे हरियाणा और बिहार में जबरदस्ती सत्ता में आए हैं। एक और राज्य में वे जबरदस्ती सत्ता में आए, अब वे बंगाल में ऐसा करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, राजस्थान में बंगालियों पर हमला किया जा रहा है। यहाँ हिंदी बोलने वाले नागरिकों पर कभी हमला नहीं हुआ। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे मारने आए हो, मुझे अपना बचाव करने का अधिकार है। तुम चोरों की तरह क्यों घुसे? तुम सभी वोटर्स का SIR डाटा चुरा रहे थे।